स्टूडेंट्स, मैं किम दिव्या आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापीठ ग्रेजुएशन क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम बीए फर्स्ट ईयर मनोविज्ञान पेपर सेकेंड, जिसका नाम है मानव विकास। और इसमें हमारा आज का क्वेश्चन है, मानव विकास से आप क्या समझते हैं? विकास की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मानव विकास का अर्थ क्या है। गर्भ में आने के उपरांत शीघ्र ही प्राणी के अंदर वृद्धि और विकास के लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। उसकी शारीरिक एवं मानसिक संरचना के समय समय पर विभिन्न मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। प्राणी अपने संपूर्ण जीवन प्रसार में कभी भी स्थिर नहीं रह पाया है। जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पहुंचने पर उसमें नई नई विशेषताओं का आविर्भाव हुआ है और पुरानी विशेषताओं का लोप भी हुआ है। जीवित व सक्रिय बने रहने हेतु उसके भीतर निरंतर परिवर्तनों का आविर्भाव होना आवश्यक है। इन्हीं शारीरिक मानसिक परिवर्तनों, गुणों एवं विशेषताओं की नियमित एवं क्रमिक उत्पत्ति को वैज्ञानिक शब्दावली में विकास की संज्ञा दी जाती है। विकास प्रक्रिया में परिवर्तन सदैव अग्रोन्मुखी होते हैं, न कि पृष्ठोन्मुखी। मतलब कि विकास सदा आगे बढ़ता रहता है, न कि पीछे हटता है। विकास की प्रक्रिया में प्राणी में होने वाले परिवर्तन क्रमिक और क्रमबद्ध होते हैं। विकास प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तन परस्पर संगति करते हैं, मतलब कि परस्पर संबंध रखते हैं। अब चूंकि हम बात कर रहे थे विकास की अवस्थाओं के बारे में, तो बालक के विकास को पूरे 9 अवस्थाओं में बांटा गया है, जिसमें पहला है गर्भकालीन अवस्था। इस अवस्था का प्रसार गर्भाधान से लेकर जन्म के पहले तक होता है। इस अवस्था की सर्व प्रमुख विशेषता यह है कि अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा इसमें विकास की गति अधिक तेज होती है, किंतु जो परिवर्तन इस अवस्था में उपस्थित होते हैं वो विशेष रूप से शारीरिक घटनाएं होती हैं। समस्त शरीर रचना, भार, आकार में वृद्धि तथा आकृतियों का निर्माण इसी अवस्था की घटनाएं होती हैं। संपूर्ण गर्भकालीन विकास को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 उप अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है। गर्भाधान से लेकर 2 सप्ताह तक को बीजावस्था कहते हैं। इस अवस्था में प्राणी अंडे के आकार का होता है। इस अंडे में भीतर तो कोष्ठ विभाजन की प्रक्रिया होती है, परंतु ऊपर से किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता है। लगभग 1 सप्ताह तक यह अंडाकार जीवित गर्भाशय में तैरता रहता है, जिसके कारण इसे कोई विशेष पोषाहार नहीं मिल पाता है। परंतु 10 दिन के बाद यह गर्भाशय की दीवार से सट जाता है और माता के शरीर पर भोजन के लिए आश्रित हो जाता है। तीसरे सप्ताह से लेकर दूसरे महीने के अंत तक गर्भकालीन विकास की दूसरी अवस्था होती है, जिसे हम भ्रूणावस्था कहते हैं। इस अवस्था के जीव को भ्रूण कहते हैं। विकास की गति बहुत तीव्र होने के कारण इस अवस्था में भ्रूण के भीतर अनेक परिवर्तन हो जाते हैं। शरीर के प्रायः सभी अंगों का निर्माण इसी अवस्था में होता है। दूसरे महीने के अंत तक भ्रूण की लंबाई 1.25 इंच से 2 इंच तक तथा भ्रूण का भार लगभग 2 ग्राम तक हो जाता है। परंतु भ्रूण का स्वरूप वैसा नहीं होता है जैसा नवजात शिशु का होता है। इस अवस्था में सिर का आकार अन्य अंगों के अनुपात में बहुत बड़ा होता है। कान भी सिर से काफी नीचे स्थित होते हैं। नाक में भी केवल एक ही छिद्र होता है और माथे की चौड़ाई आवश्यकता से अधिक चौड़ा होता है। भ्रूण का निर्माण 3 परतों से होता है। बाहरी परत को एक्टोडर्म, बीच वाली परत को मेसोडर्म और आंतरिक परत को एंडोडर्म कहते हैं। इन्हीं 3 परतों से शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण भी होता है। जो बाहरी परत होती है उससे नाखून, त्वचा, दांत, बाल और नाड़ी मंडल का निर्माण होता है। इनमें से मस्तिष्क का विकास तो बहुत तेजी से होता है। 4 सप्ताह की अवस्था में मस्तिष्क के विभिन्न भागों को पहचाना जा सकता है। बीच की आंतरिक परत से फेफड़े, यकृत तथा पाचन क्रिया से संबंधित अंग और विभिन्न ग्रंथियां बनती हैं। गर्भकालीन विकास की तीसरी अवस्था गर्भस्थ शिशु की अवस्था कहते हैं। यह तीसरे महीने से प्रारंभ होकर जन्म लेने के पूर्व तक की अवस्था होती है। इस अवस्था को निर्माण की अवस्था नहीं बल्कि विकास की अवस्था ही समझना चाहिए, क्योंकि भ्रूणावस्था में जिन अंगों का निर्माण हो गया होता है उन्हीं का विकास इस अवस्था में होता है। दूसरा है शैशवावस्था।
जन्म से लेकर 14-15 दिनों की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। इस आयु के बालक को नवजात शिशु भी कहते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधानों से पता चला है कि इस अवस्था में बालक के भीतर कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। जन्म के बाद बालक जिस नए वातावरण में अपने आप को पाता है, उसे समझना और उसमें अपने आप को समायोजित करना उसके लिए आवश्यक होता है। इस अवस्था में समायोजन की प्रक्रिया के अतिरिक्त बालक के भीतर किसी विशेष मानसिक या शारीरिक विकास के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। तीसरा है बचपनावस्था। तो बालक के विकास की अवस्था जो तीसरी अवस्था होती है वो बचपनावस्था होती है, जो जन्म के बाद प्रारंभ होती है और 2 वर्ष तक रहती है। शरीर में छोटा और आयु में कम होने के कारण इस अवस्था के प्रारंभ में बालक अपनी सभी आवश्यकताओं के लिए अन्य लोगों पर निर्भर रहता है। चौथा है बाल्यावस्था। विकासात्मक मनोविज्ञान में बाल्यावस्था का प्रयोग उसके व्यापक अर्थ में किया जाता है। व्यापक अर्थ में बाल्यावस्था गर्भकाल परिपक्वता तक के जीवन प्रसार को कहा जाता है। पर जब हम विकास की विभिन्न अवस्थाओं की चर्चा करते हैं तो बाल्यावस्था का प्रयोग संकुचित रूप से ही होता है। उस संदर्भ में बाल्यावस्था अन्य अवस्थाओं की भांति विकास की एक विशेष अवस्था समझी जाती है, जिसमें कुछ प्रमुख मानसिक तथा शारीरिक परिवर्तन दिखाई देते हैं। संकुचित अर्थ में बाल्यावस्था 3 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की होती है। इसे 3 भागों में विभाजित करते हैं: पूर्व बाल्यावस्था, पूर्ण बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 3 से लेकर 6 वर्ष तक, पूर्ण बाल्यावस्था 6 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक और उत्तर बाल्यावस्था 7 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की मानी जाती है। पांचवा है वयः संधि। वयः संधि वस्तुतः बाल्यावस्था और किशोरावस्था को मिलाने वाली अवस्था मानी गई है। यद्यपि इस अवस्था का विस्तार बहुत छोटा होता है, परंतु इसका कुछ भाग बाल्यावस्था में और कुछ भाग किशोरावस्था में पड़ जाता है, इसीलिए इसे पूर्व किशोरावस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था की सर्वप्रथम विशेषता काम शक्ति का प्रथम उदय और तत्संबंधी इंद्रियों की पूर्ण परिपक्वता मानी जाती है। चूँकि यौन भिन्नता और व्यक्तिगत भिन्नता के कारण काम शक्ति का प्रथम उदय और जननेंद्रिय की परिपक्वता भिन्न भिन्न व्यक्तियों में अलग अलग आयु में पाई जाती है और इसीलिए यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि वयः संधि किस वर्ष में शुरू होता है। बालिकाओं में वयः संधि की अवस्था सामान्यतः 11 से 13 वर्ष की अवस्था में शुरू होता है और बालकों में इसके 1 वर्ष बाद यानी कि 11 वर्ष से 14 वर्ष की अवस्था में होता है। छठवां है किशोरावस्था। किशोरावस्था बाल्यकाल की अंतिम अवस्था होती है। संपूर्ण बाल विकास में इस अवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण है। किशोरावस्था प्रायः 13 वर्ष से 21 वर्ष तक की होती है। इसके बाद परिपक्वता का क्रम प्रारंभ होता है। चूँकि किशोरावस्था के भीतर कुल 9 वर्ष सम्मिलित होते हैं और इस लंबे काल के बाद अनेक ऐसे प्रमुख परिवर्तन उत्पन्न होते हैं जिन पर विहंगम दृष्टि डालना पर्याप्त नहीं है। इसलिए इस अवस्था को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है, एक को पूर्व किशोरावस्था और दूसरे को उत्तर किशोरावस्था। वयः संधि के बाद 16-17 वर्ष की अवस्था पूर्व कैशोर्य तथा उसके बाद से 21 वर्ष तक की अवस्था को उत्तर कैशोर्य कहा जाता है। उसके बाद है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था का प्रचार 21 वर्ष से 40 वर्ष का होता है। इस अवस्था को नए कर्तव्यों और बहुमुखी उत्तरदायित्व की अवस्था समझी जाती है। व्यक्ति इसी अवस्था में बड़ी बड़ी उपलब्धियों की ओर दत्तचित्त होता है, मतलब कि दायित्व को समझता है। व्यक्ति को अपने व्यवसाय में सफल और संतुष्टि होते हुए उसकी कतिपय उपलब्धियां ही नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों के बीच समुचित समायोजन की क्षमता भी आवश्यक होती है। नेक्स्ट है मध्यावस्था। व्यक्ति के जीवन की मध्यावस्था 41 वर्ष से 60 वर्ष तक की मानी जाती है। इस अवस्था में व्यक्ति के भीतर में कुछ विशेष शारीरिक और मानसिक परिवर्तन देखे जाते हैं। मध्यावस्था के प्रारंभ में ही सामान्य स्त्री पुरुष के भीतर संतान उत्पन्न करने की क्षमता समाप्त सी हो जाती है। वह पहले से अधिक गंभीर और यथार्थवादी हो जाते हैं।
और उसकी धार्मिक निष्ठाओं में भी दृढ़ता आने लगती है। 9वां है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था जीवन की अंतिम अवस्था होती है। इस अवस्था का आरंभ 60 वर्ष की उम्र के बाद समझा जाता है। शारीरिक और मानसिक शक्तियों का ह्रास बड़ी तीव्र गति से होता है। शारीरिक शक्ति, कार्य क्षमता तथा प्रतिक्रिया की गति में मंदता आ जाती है। वृद्धावस्था में स्मरण शक्ति का भी तेजी से लोप होने लगता है। वृद्धजनों की रुचियां संख्या में घटकर कम हो जाती हैं और उनके लिए उच्च कोटि की उपलब्धि प्रायः असंभव हो जाती है। तो अभी हमने जाना है मानव विकास की अवस्थाओं के बारे में और मानव विकास का अर्थ क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मानव विकास में परिपक्वता एवं अधिगम की भूमिका का व्याख्या कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।